नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सिविल्स और अमी। आज हम लोग 3 जुलाई के करंट अफेयर का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्टेड। तो पहला टॉपिक है मानस। तो ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित मानस राष्ट्रीय हेल्पलाइन की हाल ही में एक उच्च स्तरीय समीक्षा की गई है। इस डिजिटल सुरक्षा मंच पर अब तक देश भर से 70,000 से अधिक नागरिकों ने नशीली दवाओं की तस्करी के विरुद्ध महत्वपूर्ण रिपोर्ट दर्ज की है। तो ये यूपीएससी जीएस पेपर 2 महत्वपूर्ण सरकारी नीतियां और विभिन्न स्वास्थ्य हस्तक्षेप और जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां संगठित अपराध और मादक पदार्थ का अवैध नेटवर्क से संबंधित है। तो मानस क्या है? इसका पूरा नाम मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र है। समर्पित नंबर यह देशव्यापी स्तर पर संचालित होने वाली 24 घंटे का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1933 है। नियामक संस्था इसका संचालन गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब हम लोग इसके मुख्य विशेषताएं और संवैधानिक प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे। तो गोपनीय रिपोर्टिंग, शिकायतकर्ताओं की पहचान पूरी तरह से सुरक्षित और गुप्त रखी जाती है, जिससे नागरिक बिना किसी भय के संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दे सकते हैं। दोहरी कार्यप्रणाली, यह केवल ड्रग्स सिंडिकेट की ट्रैकिंग नहीं करता, बल्कि पीड़ितों को पुनर्वास, परामर्श और मानसिक उपचार के मार्ग भी सुझाता है। संवैधानिक निर्देश और संविधान का अनुच्छेद 47 डीपीएसपी राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हानिकारक नशीले पदार्थ के सेवन पर कड़ा प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है। अब हम लोग इसके पीवाईक्यू को देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया पीवाईक्यू है प्रीलिम्स 2012 में। प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए है संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी है मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची में। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में। अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो ऑप्शन बी क्यों राइट है? संविधान के अनुच्छेद 51 डीपीएसपी भाग 4 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 47 से अंतर संबंध, इस भाग 4 का अनुच्छेद 47 हानिकारक नशीले पदार्थ का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपता है। अंततः दोनों ही एक ही श्रेणी डीपीएसपी से जुड़े हुए हैं। अब अभ्यास प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसके अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, हाल ही में चर्चित मानस हेल्पलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य मानसिक परामर्श देना है। और स्टेटमेंट 2 है, इस राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1933 का नोडल संचालन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन राइट है? तो ऑप्शन बी राइट है।
ऑप्शन बी राइट क्यों है? ऑप्शन ए गलत क्यों है? मानस का पूरा नाम मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय का ही नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का उपक्रम है जिसका संबंध ड्रग तस्करों की रिपोर्टिंग से है। ऑप्शन बी क्यों राइट है? इसका कार्यान्वयन जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 24/7 टोल फ्री नंबर 1933 के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। दूसरा टॉपिक है उन्नत सेल और जीन थेरेपी। तो टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? हाल ही संशोधन। केंद्र सरकार ने देश के ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन करते हुए सबसे जटिल चिकित्सा प्रणाली जैसे जीन संपादन, स्टेम सेल थेरेपी और जीनोग्राफ्ट को केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण की कड़े नियामक दायरे में रखने की घोषणा की है। तो नियामक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? कैंसर और दुर्लभ आनुवांशिक रोगों के उपचार में व्यापक धांधली तथा असुरक्षित परीक्षणों को रोकने के लिए तथा संपूर्ण भारत में जैव सुरक्षा एक समान मानक विकसित करने हेतु यह कदम ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो CLAA का प्रभाव व तकनीकी। जीन थेरेपी उत्पाद DNA अनुक्रम को ठीक कर जन्मजात आनुवांशिक कमियों को दूर करना, स्टेम सेल पद्धति ऊतकों के पुनर्जनन के लिए प्रयुक्त जैव कोशिकाएं, जीनोग्राफ्ट गैर मानव पशु स्रोतों से प्राप्त जीवित ऊतकों या हृदय वाल्व आदि जैविक प्रत्यारोपण को भी अब CLAA लाइसेंसिंग ढांचे के तहत लाया गया है। अब इसी से संबंधित PYQ प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है। तो प्रश्न है कैश 9 प्रोटीन का अक्सर समाचारों में देखा होगा, किस संदर्भ में उल्लेख कीजिए। तो ऑप्शन ए है लक्षित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची। ऑप्शन बी है पौधों में जैव दीप्ति का कारक। ऑप्शन सी है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में रोगजनक नाशक। ऑप्शन डी है आनुवांशिक रोगों के समाधान की एक कवक विधि। अब हम लोग इसके तो ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए राइट क्यों है? तो एक अत्याधुनिक जीन एडिटिंग तकनीकी है जो वैज्ञानिकों को DNA अनुक्रम को विशिष्ट स्थानों पर बदलने या संपादित करने की सुविधा प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी का महत्व। तो केस 9 यह विशेष आणविक कैंची है भारत की नवविकसित CAR-T सेल थेरेपी जैसी विशिष्ट प्रणालियां अब इसी नियमन के तहत देश में अधिकृत होंगी। अब अभ्यास प्रश्न इसी से रिलेटेड देखेंगे। तो प्रश्न है हाल ही में अधिसूचित ड्रग्स रूल 1945 संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है जीनोग्राफ्ट को विनियामक ढांचे से पूर्णतया बाहर रखा गया है। ऑप्शन बी है उन्नत जीन थेरेपी उत्पादों को अब केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के अधीन लाया गया है। ऑप्शन सी है राज्य के स्तरीय निकाय अब जीन एडिटिंग उत्पादों का स्वतंत्र परीक्षण लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कौन सा कथन राइट है?
तो ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन ए गलत क्यों है? तो जीनोग्राफ्ट पशु अंगों के ऊतक उत्पादों को विनियमन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि सुरक्षा कारणों से ही इन्हें CLAA के अधीन लाया गया है। ऑप्शन बी राइट क्यों है? दवा तथा सेल आधारित उपचार प्रणालियों में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए इन्हें केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के तहत केंद्रीकृत किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि कोयला आयात में बड़ी गिरावट। ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? तो आयात प्रतिस्थापन। कोयला मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में भारत की समग्र कोयला आयात में पिछले वित्त वर्षों के तुलना में 12.95% की भारी गिरावट आई है। घरेलू आत्मनिर्भरता। घरेलू स्तर पर कोयला खदानों की उत्पादकता में सुधार और थर्मल बिजली संयंत्र को भारतीय कोयला आवंटित करने से विदेशी मुद्रा भंडार की बड़ी बचत हो रही है। गिरावट के मुख्य आंकड़े व सुधार। भौतिक गिरावट। कुल कोयला आयात में 3.14 मिलियन टन की कमी देखी गई है। बीमा गारंटी बॉन्ड्स। कोयला ब्लॉकों के आवंटियों को अब बैंक गारंटी के बदले बीमा गारंटी बॉन्ड जमा करने की अनुमति दी गई है। तरलता सुधार। इस ऐतिहासिक सुधार से कंपनियों की फंसी हुई बड़ी कार्यशैली पूंजी बैंकों से मुक्त होगी। तो अब हम इसी से रिलेटेड PYQ देखेंगे। तो भारत में कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट 1 है, भारत में कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में किया गया था। स्टेटमेंट 2 है, वर्तमान में कोयला ब्लॉकों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। जो स्टेटमेंट 3 है, भारत हाल ही के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयला का आयात करता था, लेकिन अब कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन राइट है? तो ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए राइट क्यों है? तो 1971 और 73 के दौरान भारत में कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा सरकार के तहत किया गया था। और ऑप्शन 2 और 3 क्यों गलत है? कथन 2 क्यों गलत है? कोयला ब्लॉकों का आवंटन पारदर्शिता नीलामी से होता है। ऑप्शन 3 क्यों गलत है? यद्यपि आयात घट रहा है, पर कुकिंग कोल के मामले में भारत अभी भी पूर्ण निर्भर नहीं है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है, कोयला ब्लॉक आवंटियों को बीमा गारंटी बॉन्ड प्रस्तुत करने की अनुमति देने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो ऑप्शन ए है, इससे भारतीय कोयला केवल विदेशी बाजार में निर्यात किया जा सकेगा। ऑप्शन बी है, कंपनियों की फंसी हुई बैंक पूंजी मुक्त होगी, जिससे वित्तीय तरलता में वृद्धि होगी। ऑप्शन सी है, यह देश में होने वाले अवैध कोयला माइनिंग को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। ऑप्शन डी है, यह पर्यावरण के प्रदूषकों को नियंत्रित करने की एक योजना है। तो इसका ऑप्शन बी राइट है। क्यों सही है ऑप्शन बी? पूर्व नियमों के तहत निजी खदान ऑपरेटरों को भारी मात्रा में नकद या बैंक गारंटी रखने होती है, जिससे
उनकी कार्यशैली पूंजी अवरुद्ध हो जाती है। बीमा गारंटी बॉन्ड की नई अनुमति से उनकी यह पूंजी बैंकों से निकलेगी, जिससे कोयला खनन की परियोजनाओं में वित्तीय गतिशीलता और पूंजीगत व्यय वृद्धि हो सकेगी। अब हम लोग चौथा टॉपिक जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एमपी लीड फेलोशिप क्या है? चर्चा में क्यों रहा है ये टॉपिक? तो उपराष्ट्रीय महोदय के संवाद से भारत में माननीय राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास में एमपी लीड फेलोशिप की 40 युवा शोधकर्ताओं से मुलाकात कर शोधियों से मुलाकात कर उन्हें सुशासन के सिद्धांत पर संबोधित किया है। तो ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। महत्वपूर्ण अध्याय जैसे संसदीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाएं, युवाओं की भागीदारी तथा सुशासन के मूल्य से सीधे संबंधित है। तो एमपी लीड फेलोशिप क्या है? बेसिकली एमपी लीड फेलोशिप है क्या? तो मुख्य पूर्णता, यह राज्यसभा सांसद डॉक्टर अजीत माधवराव के विशेष प्रयासों द्वारा प्रारंभ की गई पहल है। इंटर्नशिप की अवधि या युवाओं के लिए आयोजित की जाने वाली 2 महीने की अत्यंत प्रतिस्पर्धी लोक फेलोशिप है। संसदीय अनुभव, यह विश्वविद्यालय युवाओं को सीधे नीति निर्माण, विधेयकों और विकास परियोजनाओं पर कार्य करने की प्रेरणा देती है। अब हम इसी से रिलेटेड पीवाईक्यू देखेंगे, जो कि वर्ष 2017 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसका सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, बी है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी है राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, डी है राज्य विधानसभा के सभी सदस्य। अब हम लोग इसके सही आंसर देखेंगे। तो ऑप्शन बी राइट है। क्यों राइट है? तो संविधान के अनुच्छेद 66A के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति से प्रमुख विभेद, तो इसमें संसद के मनोनीत सदस्य भी मतदान करते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इनमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब हम लोग इसी से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है, हाल ही में चर्चित एमपी लीड फेलोशिप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पंचायत स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान कर ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करना। ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय युवाओं को देश की लोक नीति, संसदीय व्यवस्था और सुशासन का व्यवहारिक अनुभव देना। ऑप्शन सी है संसद सदस्यों की विदेशी यात्रा के वैज्ञानिक शोध कार्यों के लिए बजटी आवंटन करना। ऑप्शन डी है लोक सेवा को सेवानिवृत्तियों के पश्चात सलाहकार कार्यों से संरेखित करना। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। क्यों ऑप्शन बी राइट? एमपी लीड फेलोशिप युवाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति संवेदनशील बनाने और उनके भीतर देश की नीति प्रणालियों के निर्माण हेतु आवश्यक नीतियों का कौशल प्रदान करने का मंच है। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर नैतिक सीख दी है कि एक सच्चे नेता की पहचान उसके पास मौजूद अधिकारों से नहीं बल्कि हाशिए पर पड़े समाज के प्रति उसकी विनम्रता और करुणा से होती है।